आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत सुन रहे सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। नेत्रदान कर आप किसी को आंखों की रोशनी दे सकते हैं। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो देख नहीं सकते, पर मरणोपरांत अपनी आंखें दान कर आप मरने के बाद भी अपनी आंखों से उनकी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। नेत्रदान से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको पता चलेंगी इस बातचीत से। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डायरेक्टर और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बेरी से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। प्रतिवर्ष 23 अगस्त से 8 सितंबर को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। हम में से बहुत लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना भी चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहाँ करें, ये जानकारी ना होने के अभाव से वो चाह कर भी नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जानकारी विस्तृत रूप से हमें देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बेरी। तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बेरी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले जानें कि ये जो नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है, क्या है एक्चुअली? आई डोनेशन का मतलब है कि जो हम मरणोपरांत आंख का डोनेट करते हैं, जो कि हमारी आंख जो बनी हुई है उसका सिर्फ अगला हिस्सा, जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, यही लिया जाता है और इसी का इलाज होता है आई डोनेशन से। हम ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो आंख के रेटिना, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं वो आई डोनेशन से ठीक नहीं होती हैं, परंतु हम आगे का जो हिस्सा है जो सारे एटमॉस्फेयर में भी होता है उसी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अल्सर हो गया, इवन विटामिन ए डेफिशिएंसी, चोट लग गई, उसके कारण इसमें जब ओपेसिटी आ जाती है तो बिल्कुल दिखना कम या बंद हो जाता है। दोनों आंखें इन्वॉल्व हो जाए तो अंधापन आ जाता है। उसके इलाज आई डोनेशन से हो सकता है। कुछ एक जमांद्रू बीमारियां भी होती हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं बच्चे। और भी जैसे है कि कई बारी जब सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होता है उसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसके कारण हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है। कुछ लोगों को काला मोतिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो आगे की परत कॉर्निया है उसमें खराबी आ जाती है। तो इन सब जो बीमारियों को जो आपने बताया जो कि कॉर्निया की हो सकती हैं, उसमें आई डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया है कि आगे का जो कंचा है उसमें अगर सफ़ेदी आ जाएगी तो जो हमारे आगे की रेज हैं वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ये जो कंचा है, ये जब मरणोपरांत यही कंचा निकाल के बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि जो हमारी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेज हैं वो अब अंदर जा सकेंगे आंख के अंदर, तो आगे का कॉर्निया बदला जाएगा और उसमें हम देख पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेत्रदान करना, क्यों ज़रूरी है, पर कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े होते हैं और जिसके कारण लोग जानते हैं कि ये बहुत नेक काम है, हमें करना चाहिए, पर उन मिथ्स के कारण या सोशल जो लोग चीज़ें आपस में बात करते हैं उनकी सही जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्हें लगता है कि अगर मैं आँख दान दे दूंगा तो अगले जन्म में अंधा हो जाऊंगा या कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये मिथ्स बिल्कुल हमें खत्म करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डोनेशन में मिथ्स ही हैं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में उनकी आंखें शायद ना हो। ये तो बिल्कुल गलत है। सब कुछ आपको मालूम ही है, जल जाता है या दफनाया जाता है, तो आंखें तो चली ही जाती हैं, परंतु जो आप इतना नेक काम करके जाएंगे आपके अगले जन्म में जरूर फलित होगा। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा है कि इसमें आंख शरीर के ऊपर कुछ भी कोई विकार कुछ नहीं आता है। जब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकाला जाता है तो आप समझ जाएंगे। तो बिल्कुल कोई विकार नहीं आता है और बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इसका जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ फोन करना है, कैसे बुलाना है। जी, जीवित अवस्था में इसको दान नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है और कोई भी इसका दान लेगा ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं करेंगे। अगर आपकी अचानक मौत हो जाती है तो बिल्कुल, अगर आपके परिवार वाले इसको
फॉर्म भर के उसमें उनको रजामंदी देनी होती है। इसमें 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपना ही डोनर फॉर्म भर के अपने रिलेटिव्स और बैंक में, आई बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये आपकी विश थी, ये आप चाहते थे कि आप अपने आइज डोनेट करें। और आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं, बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार, वो ही इसका फॉर्म भर के आपकी आइज डोनेट कर सकते हैं। जो भी आई बैंक आपके पास में है कहीं पे भी भारत में, वहां पर अगर आपने कार्ड दिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे रखी है, तो वो आके आपका आंख का दान ले लेंगे। अगर वो करना चाहता है, हो सकता है उसने डिस्कस किया हो कोई भी कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूँ, पर फॉर्मली वो फॉर्म भरकर नहीं कर पाया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो क्या सिर्फ फैमिली के कंसेंट से हो सकता है? बिल्कुल, फैमिली ही कंसेंट देती है, वो ही साइन करती है कि हमें डोनेट करना है। अच्छा, तो ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे वर्ग भी हो सकता है जो नहीं कर सकता है? कुछ ऐसा कारण बन सकता है कि कोई नेत्रदान चाहे पर कर ना सके? कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण डेथ हुई होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, HIV, रेबीज, और कुछ ऐसे दिमागी के वायरस होते हैं जो कि नेत्रदान, वो वाला कॉर्निया जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, तो डोनर में आ सकता है। सिमिलरली आंख की जो कोई कैंसर होता है या वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम वो बहुत कम होती हैं। तो मेरी राय में सभी को नेत्रदान करना चाहिए। ये जिसको नहीं करना है वो डॉक्टर जब उसका प्रोसेस करते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है? शालिनी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि क्या करें आप डोनेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक फोन नंबर आई बैंक का आपके पास होना चाहिए, और आपके नजदीकी रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि ये आपकी इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं भी जाहिर कही है तो भी रिश्तेदार की अगर इच्छा है तो भी ये हो सकता है। वो फोन करेंगे, और जैसे ही फोन करेंगे तो टीम पूरी आ जाती है। इस दौरान आप जो शरीर है उसके आंखें बंद कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, AC को ऑन रहने दीजिएगा। अच्छा। उसके ऊपर गीली साफ कॉटन दोनों आंखों पे रख दीजिएगा, और थोड़ा सा एक पिलो थोड़ा सा सिर को ऊपर करके रखिएगा। और 6 और 8 घंटे के बीच में ये टीम विद इन इस टाइम अंतराल में आ जानी चाहिए, और उसको जो कॉर्निया और थोड़ा सा 3 से 4 मिलीमीटर स्क्लेरा उसको ले लेती है। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और उसके अंदर पर एक कैप लगा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये डोनेट हो गया है। और जब डॉक्टर की टीम आती है तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी रिश्तेदार से एक फॉर्म साइन करवाती है कि हम डोनेट करने के लिए राजी हैं। दूसरा एक देखते हैं कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट और किस कारण डेथ हुई है। तीसरा वो ले लेती है कॉर्निया, और फिर उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, अबाउट 10 ml सैंपल लेके जाते हैं, जिससे ये जो मैंने बताया है वायरल मार्कर्स के लिए, क्योंकि ये वायरल मार्कर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी वो कॉर्निया रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए डोनेट करना हर एक के बस में है, और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि रिसर्च भी बहुत जरूरी है, और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो कई बीमारियां जो हैं उससे संबंधित उसका हल हमें नहीं मिलेगा। आपने बताया कि उन्हें फोन करना चाहिए, तो मैं ये भी चाहूंगी कोई ऐसे फोन नंबर्स हों जहां पर लोग कांटेक्ट कर सकें, वो आई बैंक के जो आप बताना चाहें इस मंच के माध्यम से। हमारा दिल्ली में तो नेशनल आई बैंक एम्स का है जो 24 घंटे खुला रहता है। उसके नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं जी। दिल्ली का अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 011 आएगा, उसके बाद 26593060 या 01126589461। ये नेशनल आई बैंक है। इनसे आप किसी स्टेट से भी अगर कर रहे हैं तो भी इनसे पूछ सकते हैं कि उनके नजदीकी कौन सा आई बैंक जो कि आके टीम डोनेशन ले सकती है। इस नंबर पर और अधिक जानकारी भी इनको मिल जाती है। ब्रेन डेड को कहा जाता है कि वो आई डोनेट कर सकते हैं, या कोई डेड हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जान लीजिए कि जो किडनी, जैसे बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग, लिवर, ये सिर्फ जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर संचार है, तभी हो सकता है। तो वो ब्रेन डेड जो होता है उसको अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती है, वो शरीर से निकलने वाली है आत्मा, परंतु उसी स्टेट पे ये
जो ऑर्गन्स हैं डोनेट हो सकते हैं, जैसे मैंने फिर बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। परंतु जैसे आँख है, त्वचा है, बोन्स हैं, ये मृत शरीर से भी निकाल के डोनेट हो सकती हैं। इसलिए इनका डोनेशन सिंपल है, आसान है और जागरूकता फैलने की ज़रूरत है। ये भी जानना चाहूंगी कि जो आप बता रही हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, इसकी सक्सेस रेट क्या होती है? जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो जो हमारा कॉर्निया होता है, जो आगे का कंचा हम समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो जैसे हम कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो रिजेक्शन हो जाती है अगर हम एक दूसरे आदमी का लगाते हैं, तो बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। ये रिजेक्शन कॉर्निया में नहीं होती, इतनी आम नहीं है। फिर भी इसमें रिएक्शन जरूर होते हैं, तो 1 साल तक ये रिएक्शन ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मरीज को बार बार आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो यूजुअली 1-2 साल तक उनको आंख के डॉक्टर के पास जाते रहना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी चश्मा भी लग जाता है, परंतु निगाह काफ़ी अच्छी आ जाती है। नियरली 80% सक्सेस रेट हो जाता है। जी, जैसा आपने बताया कि आईज निकाल ली हैं, कॉर्निया निकाल कर कितनी देर तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? जी बताएं। आपका प्रश्न 2 तरह लिया जा सकता है। एक तो आप कह रहे हैं कि अगर आईज डोनेट कितनी देर तक कर सकते हैं, तो वो तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 6 और 8 घंटे मृतक के मरणोपरांत कर सकते हैं। परंतु उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि अगर गर्मियों का मौसम है या उसमें थोड़ा कम हो जाता है टाइम, तो एसी कमरा है या मॉर्चरी में भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। सर्दियों में 8 से 10 घंटा है, क्योंकि वैसे ही ठंड का मौसम है। फिर भी जो आप कॉटन रख रहे हैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिएगा, और तो 1 घंटा और आगे जाया जा सकता है। और फिर भी मॉर्चरी में जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं उसमें आजकल और 12 घंटे तक रखा जा सकता है। और ये जो कॉर्निया निकाल के जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं, तो हम उसको 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं। 3 दिन तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल रिसर्च के दौरान और लंबा लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, पर इंडिया में हम 3 दिन ही रखते हैं जी। उसके अंदर ही आई बैंक डॉक्टर्स और रजिस्ट्रेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको बुला के उसको टिश्यू को दे दिया जाता है। जी, तो एक पर्सन अगर अपनी आई डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है? एक पर्सन अगर करता है तो मिनिमम 2 लोगों को फायदा है, क्योंकि एक आंख एक को जाएगी। पर हमारे पास ऐसे भी है कि कुछ आंखें 8 लोगों तक भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कॉर्निया के भी अब बड़े हिस्से हो गए हैं, जिसको एंडोथेलियम, डेस्मेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एपिथेलियम, और इवन कॉर्निया के कंजंक्टिवा के साथ वाले कंजंक्टिवल टिश्यू भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि ये कॉर्निया कितनों को लग सकता है। 2 को तो मिनिमम लग ही सकता है, और ज्यादा को भी लग सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, बहुत तरह की बीमारियों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ में रिसर्च भी आपने बोला कि उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। आप ना सिर्फ अवेयर हो कि आपको, जैसे बीमारियों की हम बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि सिम्टम्स ये हैं तो उसको कैसे उपचार किया जाए, पर आज की जो बीमारी ना कह के हम उसको ये कहें कि हम कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा दान होता है आंखों का दान, और वो हम मरने के बाद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम को क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं, दूर दराज देश विदेश में भी इस कार्यक्रम को सुना जाता है, मुझे ये बताइए कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ डायरेक्टर ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एज अ आई स्पेशलिस्ट, आप क्या कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते हमारे आकाशवाणी के माध्यम से, कि किस तरह से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस अ सक्सेस? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कम्युनिटी का ही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने दान, जो मृतक हो गए हैं, एक तो ग्रीफ उस वक्त बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के अगर आपके पास आई बैंक को फोन कर दिया जाए तो ये सब बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो पहले भी इसकी चर्चा फैमिली में होनी चाहिए, ताकि सबको मालूम हो कि हम ये चाहते हैं और ये आई बैंक के नंबर्स हैं। इसको ये नहीं सोचना है कि
कई लोग सोचते हैं कि हम मरने की बात ना करें, ऐसा नहीं है। आप अपना जैसे विल लिखते हैं इसी तरह से आप अपने दान का भी सबको बताएं। सब एक फॉर्म जो है वो खुद भी रखें, बैंक में भी दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक प्लान तरीके से चले। बाकी जो अस्पताल में लोग होते हैं वहाँ पे हमारे पास ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, वो आपको भी बताते रहते हैं कि भी देखो ऐसा हो गया है तो आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए फ़ायदा रहेगा। और जब इस जैसे पखवाड़ा हो रहा है, इसमें जो उन्होंने डोनेट किया होता है उन फैमिलीज़ को फेलिसिटेट भी किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बुला के। तो ये भी एक आई बैंक का ज़रूरी काम होता है और आई डॉक्टर्स भी, तो थोड़ा उत्साह मिलता है। बिल्कुल, और ये एक एहसास होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जिससे कि और आदमी चला जाता है, उसकी आंखें रहती हैं, उस आंखों के माध्यम से वो दुनिया फिर भी देखता रहता है किसी और के आंखों से। तो ये इस तरह से अगर आप लेते हैं इसको तो भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नेत्रदान पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता बेरी को। धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर बेरी, आप यहाँ आई और समय निकाला और इतनी जानकारी आपने पहुंचाई। आप स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार। नेत्रदान महादान, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बेरी से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले नेत्रदान पखवाड़े पर विभिन्न जागरूकता संबंधी आयोजन भी किए जाते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग ने 39वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया। 30 अगस्त को विभाग ने नेत्रदान जागरूकता पर रोगी जागरूकता वार्ता का आयोजन किया। इसके बाद पीजी छात्रों द्वारा नेत्रदान जागरूकता पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने अपनी आंखों को दान करने का संकल्प किया। जानकारी देते हुए आप हैं प्रोफेसर एवं हेड नेत्र विभाग डॉक्टर ओम प्रकाश। ये कहना कि नेत्रदान क्यों जरूरी है, तो मैं ये कहूँगा कि नेत्र की, जिसे हम आम भाषा में काली पुतली कहते हैं, जिसका देखने में बहुत बड़ा योगदान होता है, कुछ खास बीमारियां होती हैं जो सिर्फ इस पुतली को खराब कर देती हैं। और जब हम नेत्रदान की बात करते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए वही पोर्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। काली पुतली यदि किसी की खराब हो जाती है तो उनको ठीक करने का एक आसान तरीका होता है कि किसी व्यक्ति की इस तरह से जो नेत्रदान की गई है उससे उसको बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। आसान सा तरीका है कि हमारे यहाँ पे कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ नंबर है, जिसमें से एक नंबर है 1919। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी के यहाँ पे किसी का प्रियजन की देहांत हो जाता है और यदि उसके परिवार वाले चाहते हैं कि नहीं, मेरे इन बुजुर्ग ने या किसी ने ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसकी इच्छा थी कि वो नेत्रदान करेगा, तो सिंपल है 1919 पे आप डायल करें तो हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ से डॉक्टर लोग आते हैं। यदि घर पे मृत्यु हुई है, यदि हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में भी नेत्रदान किया जा सकता है। और ये पूरा प्रोसीजर नेत्रदान का मुश्किल से मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का होता है। हमारे पास जो ये मरीज होते हैं जिनको ये काली पुतली खराब हो जाती है, उसका हर एक हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल्स में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और जब इस तरह का हमारे पास डोनेशन आता है तो उसको हम प्रायोरिटी के हिसाब से उस व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको बुलाते हैं और इस तरह का जो महादान किया गया है पुतली का, उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। प्रायोरिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे जो व्यक्ति, कोई बच्चा है और दोनों आँख से नहीं देख पा रहा, तो सबसे पहले उसको दान दिया जाए। फिर उसके बाद जो बाकी लोग आते हैं एज पर रजिस्टर, और उनको वो दान दिया जाता है। मेरे जहन में आज एक चीज़ और आ रही है, आप इसको मेरा एक मैसेज समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कॉर्निया की बीमारी, जिसे हम काली पुतली कहते हैं, उन मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है और जो हमारे डोनेशन हो रहे हैं वो 50,000 से भी कम हो रहे हैं, जबकि हमें डोनेशन की ज़रूरत है हर साल करीब 1 से 1.5 लाख की। 50,000 हो रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कमी है इस तरह के डोनेटेड आइज़ की, जिससे कि हम इस तरह के मरीजों को
पुतली लगा सकें और वो इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके। बदलते मौसम में कैसा हो हमारा आहार, इसकी जानकारी दे रही हैं आहार विशेषज्ञ अपर्णा माथेवनन। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अपर्णा हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। आज हम डॉक्टर अपर्णा से बात करेंगे कि हर मौसम में क्या उचित खान पान हमें होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। शुरुआत यहाँ से करते हैं डॉक्टर अपर्णा कि अभी जैसा मौसम है तो क्या हमें अपने खान पान में भी कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे कि हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ रह सकें। तो इस बदलते मौसम के बारे में कुछ बताइए। सो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए काफी डिफरेंट होता है विद एवरी वेदर। सो लाइक जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है हमारा पर्सन्स का इम्यूनिटी भी चेंज होता रहता है, राइट। सो हम बीमार जल्दी पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है पक्का है कि हमें बीमार पड़ना ही पड़ना है। सो जैसे इम्यूनिटी हमारे मतलब खेल पे आ जाता है कि इम्यून स्ट्रांग नहीं है तुम्हारा, उस वेदर तक काफी कोप अप करते हैं हम। जैसे जैसे वेदर चेंज होने लग जाता है इम्यून भी खराब होने लग जाता है। तो उसको कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, हमें ये जरूरी ध्यान रखना है कि खाना हम ढंग से खा रहे हो। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है हम क्या सोचते हैं कि चलो अब गर्मी आ गई एकदम से हम इस वाले खाने में आ जाते हैं। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके हमें चेंज करना होता है जैसे जैसे वेदर भी चेंज हो रहा है हमारे साथ। तो जैसे मान लो विटामिन सी हो गया। विटामिन सी काफी अच्छा होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। विटामिन सी जैसे हमारे कीवी हो गया, ऑरेंजेस, पपाया हो गया। तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जितना आप इंक्लूड कर सकते हो उतना अच्छा है। सो विटामिन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर कोशिश करिएगा कि वो आपके डाइट में रहे एंड इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी ऑल्सो। और हमें ये कोशिश करना है कि लिक्विड का इंटेक अच्छा हो। तो कोशिश हमें ये करना है कि हमेशा कोई भी वेदर हो हमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। मतलब क्रक्स ये है कि जो सीजन में जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, उनको जितना रॉ फॉर्म में खाएं उतना बेहतर, उतना अच्छा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लाइक उस सीजन में क्यों हमें वो चीजें मिल रहा है। पर्टिकुलर सीजन में जैसे साग वगैरह सिर्फ हमें ठंड के टाइम पे ही मिलता है, तो मतलब वो उसका न्यूट्रिशन उसी ठंड में लेना ही अच्छी बात है। मिलेगा भी तो वो एकदम पैक्ड फूड होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ईटिंग इट। सो हमेशा फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि पैक्ड फूड मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी। तो आजकल हमने देखा है बच्चों का बड़ा ये एक फैशन सा है कि वो पैक्ड फूड या जंक फूड की तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं। तो कैसे उनको ये करा जाए कि वो फ्रेश फूड लें या किस तरह से उनको इनिशिएट किया जाए कि वो हेल्दी डाइट लें। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो उनको फैंसी चीजें बहुत पसंद आता है, राइट। तो ये सारे मम्मा पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कितने फैंसी तरीके से डाइट में इंक्लूड करके दे रहे हैं। अब बहुत बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद आता, तो अब वो मम्मी पे डिपेंड करेगा या पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे खाना बना के दे रहे हैं उनको। तो कोई जैसे ब्लेंड करके दे दिया उनको, किसी टिक्की के फॉर्म में दे दिया। अब जैसे बीटरूट वगैरह आप बच्चों को बोलो वो खाओ, ये अच्छा है, नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा, है ना। जब तक उनको उसके बेनिफिट के बारे में समझा के भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि समझने का एज भी नहीं है। जैसे बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत पसंद आता है, तो वैसे उन फॉर्म्स में आप दे सकते हो और इंक्लूड भी हो जाएगा आपका सीजनल का सीजनल भी हो जाएगा और थोड़ा फैंसी खाना भी हो जाएगा बच्चों के लिए। प्लस पैक्ड फूड इसलिए भी मना करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जैसे हमें पता ही नहीं है कि प्रिजर्वेटिव कितना एडेड होता है। तो जैसे मैंने बोला कि फ्रेश चीजें जितना इंक्लूड करेंगे विद द एज, राइट, वो सही एज है। बच्चों का एज जैसे ग्रोइंग एज होता है, काफी अच्छा होता है फॉर जितना चीजें हम नेचुरली ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, जितना अवॉइड करेंगे कि फ्राइड चीजें, पैक्ड चीजें से दूर रहें, उतना उनके मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। सो वी हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्सरसाइज हो, ताकि थोड़ा मेंटली बंदा रिलैक्स भी रहे और थोड़ा सनलाइट का भी एक्सपोजर हो जाता है। और विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एवरी डे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप धूप के सामने खड़े रहें, या वॉक कर लिया आपने, कुछ एक्सरसाइज कर लिया या योगा कर लिया, सो दैट यू कैन डू। सो ये थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो काफी लॉन्ग रन में आपको हेल्प करता है। एंड हाइड्रेशन, अगेन हाइड्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेदर वो आप ठंड है, गर्मी है या बारिश का मौसम है, यू हैव टू एंश्योर दैट आप 2 लीटर पानी आपका है, वो सूप्स के फॉर्म में हो या आपके
जूसेस के फॉर्म में हो. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर टेकिंग इट. तो ये जो आपने बताया, एक तो आपने बताया विटामिन सी एंड विटामिन डी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. तो अगर खाने के माध्यम से कोई नहीं ले पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं खा पाता है, तो क्या ये जो अवेलेबल है मार्केट में दवाइयाँ होती हैं, जो पिल्स होती हैं, ये विटामिन की, वो गोलियां ली जा सकती हैं? क्या वो हेल्प करती हैं? देखो, सप्लीमेंट्स के लिए मैं कभी सजेस्ट तो नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर टू रिकमेंड सप्लीमेंट्स. बट हाँ, जैसे किसी का बिल्कुल ही डेफिसिट हो रखे होते हैं, देन डेफिनेटली डॉक्टर्स खुद ही बोल देते हैं कि हाँ, यू शुड बी टेकिंग इट. थ्रू मेडिकल एडवाइस. हाँ, थ्रू मेडिकल एडवाइस. विटामिन डी, देखो सन इतना बड़ा हमारे पास है प्लैनेट, उससे लेना चाहिए, उसका आपको टैबलेट्स लेने की भी जरूरत नहीं है. बट हाँ, किसी किसी का काफी लो होता है, दैट दे हैव टू एक्चुअली start taking supplements, and then जैसे उनका रेंज नॉर्मल हो जाता है, then they can stop. So विटामिन डी नॉट ओनली, जैसे सन तो है हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स, बट जैसे एग हो गया, एग योक हो गया, मशरूम्स हो गए, ये सारी चीजें भी, जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, सैल्मन फिश वगैरह हो गए, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसका मतलब आपके हिसाब से अपने से सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान भी हो सकता है? नुकसान, हाँ, ओवर सप्लीमेंट से फॉर श्योर हो सकता है, क्योंकि हर बॉडी रेंज, मतलब हर विटामिन और मिनरल्स का एक रेंज होता है. यू शुड बी फॉलोइंग विद इन दैट. ओवरबोर्डेड भी अच्छा नहीं होता और कम भी अच्छा नहीं होता. विद इन द रेंज सब कुछ अच्छा लगता है. तो इसलिए खुद से ना करें. अगर लग रहा है आपको विटामिन डी कमी है या विटामिन सी की कमी है, देन डेफिनेटली इट इज मतलब रेकमेंडेड दैट आप डॉक्टर से कंसल्ट लें, डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं, और डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें. हाँ जी. तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई. और अब जैसा बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ओवरवेट होते हैं, कुछ टिप्स देना चाहेंगे खाने से रिलेटेड या फिटनेस रिजीम से रिलेटेड, जो आप बताना चाहें कि वो फॉलो करें और अपने आप को फिट रख सकें? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो. आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अच्छे दिख रहे हो बट आप हेल्दी नहीं हो तो कोई पॉइंट नहीं है आपको अच्छा दिख के भी, राइट. सो यू हैव टू इंश्योर दैट आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा हो. अब जैसे हम वेट लॉस की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं बिल्कुल ही. सबसे पहले वो रोकेंगे रोटी और चावल को, वो उनका दुश्मन है कि नहीं, ये खा के ही मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, वो नहीं खाना हमको. सो वी हैव टू इंश्योर कि सिर्फ रोटी और चावल ही नहीं जो आपको मोटापा करे, बट बाकी चीजें. बट वो हमेशा इग्नोर करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है. वो सुबह लेट उठ रहे होंगे, स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ही खराब हो रखा है उनका, और कोई रूटीन नहीं है, सुबह उठ के वॉक नहीं जाना होता है. सो ये सारे छोटे छोटे चीजें ही काफी मैटर करता है जब हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं. सो वंस दे स्टार्ट चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल और खाना रेगुलरली नहीं खाते. अब क्या करते हैं, जैसे ही वेट लॉस की बात करते हैं तो खाना स्किप होने लग जाता है. पहले सोचते हैं कि डिनर छोड़ देते हैं, फिर डिनर छोड़ते छोड़ते उनको लगता है कि अब ब्रेकफास्ट भी छोड़ देते हैं. ये सारी चीजें बहुत माइनर चीजें बहुत लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा. आप वेट लॉस कर लोगे, फॉर श्योर कर लोगे, बट 2 महीने 3 महीने उसके बाद वंस यू स्टार्ट ईटिंग देम, आप वापस सारा वेट गेन कर लोगे, एंड देन आप फिर बोलोगे ये क्या गड़बड़ हो गया. बॉडी को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्रैश डाइट करके, बिना खाना खाए, ढंग का न्यूट्रिशन ना देके, फॉर श्योर डिजीजेस पे एंड अप करोगे. आप फिर डॉक्टर की 10 विजिट लेने लग जाओगे कि क्या हो गया, क्योंकि यू आर ऑलरेडी न्यूट्रिशन डेफिसिट. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, जब भी आपको लगता है आप ओवरवेटेड हो, यू शुड कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन फॉर योर वेट लॉस. गूगल करके मिल जाएगा फॉर श्योर, बट इट इज जस्ट अ स्पेसिफाइड डाइट प्लान. वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा. मेरा टिप यही रहेगा कि यू शुड ऑलवेज ईट रेगुलर, डोंट स्किप योर मील. कभी अपने खाने को मत छोड़ो, और पानी वगैरह अच्छे से इनटेक रखो. और चावल और रोटी आपका दुश्मन नहीं है, यू शुड ईट, बट यू शुड नो कितना खा रहे हो आप. एक इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 रोटी का होगा, बट वो 4 रोटी खा रहे हैं, तो दे कैन कट डाउन दैट पोर्शन साइज. हाँ, तो वेट लॉस का मतलब थोड़ा कैलोरी डेफिसिट करके, but that doesn't mean you have to leave everything. You don't have to leave your favorite food. But generally लोग यही करते हैं कि भाई नहीं, मुझे ये सब खाना छोड़ना है, बाहर का नहीं खाना. सोशलाइज मतलब करना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, which is wrong. Which is not required. Actually, it is not required. So weight loss को जब हम consider करते हैं, 80% of your diet plays and 20% of your exercises. जब भी weight loss करने का आपका प्लान है, या आपको overweighted है, या आपको लग रहा है कि आपको weight loss करना है, ensure आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना जरूर. और ये नहीं कि आपने सिर्फ डाइट कर लिया और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या एक्सरसाइज करके डाइट नहीं किया, then also there won't be much difference in your weight loss journey.
बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली। आज हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर अपर्णा मतिवनन, और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और बदलते मौसम में हमारा क्या खान पान होना चाहिए और किस तरह से फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज हमें आपसे पता चली। आप स्टूडियो में आई और इतनी सारी बात आपने हमारे लिसनर्स के साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बदलते मौसम में हमारा आहार, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आहार विशेषज्ञ अपर्णा मथिवनन से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।